थर्ड पार्ट करते हैं इसका, यूथ का एथलेटिक्स करते हैं। एथलेटिक्स, लंबी दूरी, क्या कह रहा है, लंबी दूरी की दौड़ का स्टार लाइन, प्रारंभिक लाइन, स्टार्ट लाइन स्टैंडर्ड ट्रैक पर चिन्हित करने का रंग कैसे होता है? वाइट होता है, WHIT, वाइट। 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक पर बाधाओं के लिए मार्किंग करने का रंग होता है नीला रंग होता है। सभी बाधा दौड़ों के लिए बाधाओं के निशान ट्रैक पर चिन्हित किए जाते हैं लाइन से दोनों तरफ 10-10 सेमी। 100 मीटर बाधा दौड़ के निशान ट्रैक में किस रंग से लगाए जाते हैं? पीले रंग के। 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक में किस रंग से निशान लगाए जाते हैं? हरा रंग के निशान लगाते हैं। स्टीपल चेज, पानी बाधा दौड़ में बाधाओं के लिए चिन्ह लगाने में प्रयोग होने वाला रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। पानी बाधा दौड़ की बाधाओं को रखने के लिए निशानों का माप होता है 12.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर होता है। 4 इंटू 100 मीटर रिले के दूसरे और चौथे नंबर के दाव के लिए स्क्रैच लाइन, स्टार लाइन चिन्हित किया जाता है सफ़ेद रंग से। किससे? सफ़ेद रंग से चिन्हित किया जाता है। आगे चलते हैं। 4 इंटू 100 मीटर रिले दूसरे और चौथे नंबर के दावा के लिए स्क्रैच लाइन के निशान की माप होती है लेन के बीचों बीच 40 सेमी लंबी होती है। 4 इंटू 100 मीटर रिले के बेटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट और एंड लाइन के निशान लगाए जाते हैं पीला। 4 इंटू 100 मीटर रिले बेटल एक्सचेंज जोन के स्टार्ट एंड के लिए निशाने का माप होती है 1.10 मीटर लंबा। 4 इंटू 100 मीटर रिले एक्सनेल जोन चिन्हित किया जाता है नीले रंग से। 4 इंटू 100 मीटर रिले का एक्शन जोन के चिन्हित का माप होता है लाइन के बीचों बीच 60 सेंटीमीटर नीला होता है। 60 सेंटीमीटर नीला होता है। 4 इंटू 100 मीटर रिले के स्टार्ट के निशान का रंग होता है नीले रंग का होता है। 4 इंटू 100 मीटर रिले के बैटल एक्सचेंज जोन के एंट्री तथा एक्सिट निशान का रंग होता है नीला। 4 इंटू 100 मीटर रिले के स्टार्ट तथा स्क्रैच लाइन के निशान की माप होती है लेन के बीचों बीच 40 सेमी होती है। 4 इंटू 400 मीटर रिले के दूसरे नंबर का स्क्रैच लाइन अथवा 800 मीटर दौड़ स्टार्ट एक ही जगह चिन्हित रंग होता है हरा। 4 इंटू 400 मीटर दौड़ के बैटल एक्सचेंज जोन के स्टार्ट एंड माप की होती है 80 सेमी लंबा। 4 इंटू 400 मीटर रिले 800 मीटर तथा अन्य दौड़ जिसमें कि दावा अपने लेन को छोड़कर अपनी लेन में प्रवेश करता है तो उस चिन्हित रेखा रंग कैसे होता है? हरा। डिस्क करो। डिस्क का भार पुरुषों का वर्ग कितना होता है? 2 kg। महिलाओं का होता है 1 kg। चक्का फेंक होता है डिस्क का शिकोर कोण कितना है? 34.92 डिग्री। डिस्क थ्रो के सर्किल का व्यास होता है 2.50 मीटर बता रखा है। डिस्क थ्रो में रनिंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। डिस्क थ्रो में रिम की मोटाई होती है 6 mm। डिस्क थ्रो में चेस के सामने खुला हुआ बाग कितना होता है? 6 मिलीमीटर। डिस्क थ्रो में चेस भुजाएं होती है 6। डिस्क थ्रो में चेस की ऊंचाई कम से कम होती है 4 mt। डिस्क का चेस होता है यू शेप के समान। डिस्क स्टोर के रिम की मोटाई होती है 6 mm। डिस्क स्टोर के रिम के ऊपर की ओर निकला रहता है 6 mm। डिस्क के पुरुषों के लिए व्यास होता है
219 से 221 mm। महिलाओं के लिए व्यास होता है 180 से 182 mm। डिस्को के बीचों बीच पुरुषों के लिए मोटाई होती है 44 से 46 mm होती है। डिस्क के बीचों बीच में महिलाओं के लिए मोटाई होती है 37 से 39 mm। यदि डिस्क की स्पर्धा टाई पड़ जाए तो निर्णय लेने का आधार होता है नेक्स्ट बेस्ट प्रोमेंस। होमर थ्रो में सर्किल का व्यास होता है 2.134 m। हेमर थ्रो में थ्रोइंग स्कोर कोण कितना होता है 34.92 डिग्री। हेमर थ्रो में रिटर्निंग लाइंस की लंबाई होती है रिटर्निंग लाइंस में 75 सेंटीमीटर। हेमर थ्रो का व्यास पुरुषों के लिए कितना 110 से 130 mm होता है। हेमर थ्रो महिलाओं का व्यास कितना होता है 95 से 110। हेमर थ्रो में पुरुष का भार हो कितना है 7.26 kg। महिलाओं के लिए कितना होता है 4 kg। हेमर थ्रो पुरुषों के लिए तार की लंबाई कितनी होती है 1175 और 1215 के मध्य mm होती है। हेमर थ्रो में महिलाओं के लिए तार की लंबाई कितनी होती है 1160 से 1195 mm। हेमर थ्रो में चेस की जाल की संख्या कितनी होती है 7। हेमर थ्रो में चेस के जालों की चौड़ाई कितनी है 2.74 मीटर। हेमर थ्रो में चेस की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। भाला फेंक जेवलिन थ्रो। जेवलिन के सेक्टर कोण कितना होता है 29 डिग्री। रनवे की लंबाई होती है 30 से 36.5 मीटर। जेवलिन के रनवे पर एक थ्रो ज़्यादा से ज़्यादा चिन्ह लगा सकता है 2। जेवलिन की स्टॉप लाइन तथा रिटर्निंग लाइन की मोटाई होती है 7 सेमी। जेवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग की लाइन की मोटाई होती है 75 सेमी। जेवलिन की सीसी पॉइंट अवस्थित होता है ग्रिप पर। तकनीकी रूप से जेवलिन को बांटा गया 3 में। जेवलिन को तकनीकी रूप से 3 भागों में बांटा गया है हेड स्टेप और कोड ग्रिप। पुरुषों के लिए भाले का भार होता है 800 ग्राम। पुरुषों के लिए भाले की लंबाई होती है 2.60 से 2.70 मीटर। महिलाओं के लिए भाले की लंबाई होती है 2.20 से 2.30 मीटर होती है। ग्रिप का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 8 mm हो सकता है। कितना होता है 8 mm। पुरुषों के लिए ग्रिप की लंबाई होती है कितनी होती है 15 से 16 सेमी। महिलाओं के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी 14 से 15 सेमी। पुरुषों के लिए धातु सहित नोक की लंबाई कितनी 25 से 33 सेमी। महिलाओं के लिए धातु सहित नोक की लंबाई होती है 25 से 33 सेमी। जेवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होता है नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। महिलाओं के लिए भाले का भार होता है 600 ग्राम। कितना होता है 600 ग्राम। पुरुषों के लिए 800 ग्राम। अब गोला फेंक में क्या होता है पुरुषों के लिए शॉर्ट पुट सेक्टर का व्यास होता है 2.135 mt। शॉर्ट पुट में लैंडिंग सेक्टर कोण कितना होता है 34.92। शॉर्ट पुट में रूटनिंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट में रनिंग लाइन की मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। शॉर्ट में पुरुषों का भार होता है 7.26 kg। महिलाओं का भार होता है 4 kg। शॉर्ट में पुरुष वर्ग का व्यास होता है 110 से 130 mm। शॉर्ट महिला वर्ग के लिए व्यास होता है 95 से 110 mm। प्रे ऑर्गन तकनीकी का प्रयोग शॉर्ट पुट में किया जाता है। शॉर्ट पुट में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है डिस्को पुट ऑर्थोरिंग और प्राइप बोरिंग। ठीक है। पेरी ओब्राइन नामक थ्रोवर की नागरिकता थी अमेरिका की। कहाँ की थी अमेरिका की थी। वह ओलंपिक जिसमें पेरी ओब्राइन नामक थ्रोवर ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता 1952 के हेलसिंकी में।
शॉर्ट पुट स्पर्धा में अगर थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक हो तो ट्रायल मिलेगा 3 बार। शॉर्ट पुट की स्पर्धा में एक खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है? नहीं। अगर शॉर्ट पुट स्पर्धा में थ्रोवर शॉर्ट पुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन के आगे से चला जाता है तो होगा फाउल होगा। क्या होगा? फाउल। स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट पुट में। किसमें? शॉर्ट पुट में किया जाता है। स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई कितनी है? 11.2 से 20 सेमी। स्टॉप पुट स्पर्धा में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होता है नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। ऊंची कूद हाई जंप। हाई जंप में लैंडिंग एरिया का माप होता है 5x3 मिलीमीटर। हाई जंप में क्रॉस बार का वजन होता है 2 kg। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई होती है 60 सेंटीमीटर। क्रॉस बार की लंबाई होती है 4 mm। जंप के प्रकार होते हैं 5। पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है 2 सेंटीमीटर। दोनों में अपोजिट की दूरी कितनी थी? 4 मीटर। हाई जंप में क्रॉस बार के सिरे जिनका आकार चौकोर होता है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 15 20 सेमी 2.9 से 3.8 सेमी। हाई जंप में तकनीकों के प्रकार हैं कितने? 5 प्रकार हैं। हाई जंप में तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। किस किस की तकनीक का प्रयोग किया? हाई जंप में तकनीकों का प्रयोग किया जाता है किस किस का? ईस्टर्न रोल एंड वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल, स्क्रोल्स स्टेप और फॉल्सबरी फ्लोप का प्रयोग किया जाता है। ऊंची कूद व बांस कूद में टाई हेतु प्रथम दोनों नियम लगने के बावजूद टाई बनी रहे तो इसका निवारण का आधार होता है। ऊंची कूद के लिए 2 सेमी और बांस कूद के लिए 5 सेमी और क्रॉस बार को ऊपर करके किया जाता है। ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए तो परिणाम निकाला जाता है। कैसा निकाला जाता है? परिणाम निकाला जाता है। लास्ट अटेम्प्ट्स एंड लिफ्ट हाई जंप 10 ऑफ फैक्शन। अगर हाई जंप में प्रतिभागियों की संख्या 8 या 8 से कम है तो उनको ट्रायल दिए जाएगी 6। आगे देखते हैं लंबी कूद के लिए। लंबी कूद लॉन्ग जंप। हिक किक नामक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है लॉन्ग जंप के लिए किया जाता है। लॉन्ग जंप में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी की हैंग स्टेक, ठीक है। सील स्टेक नामक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है लॉन्ग जंप के लिए। लंबी कूद में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होगा नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है लंबी कूद तिरई कूद के लिए। प्लास्टिसिन इंडिकेटर की चौड़ाई ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर व 7 से 10 mm। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का स्लोम कोण होता है कितना होता है? 30 डिग्री। लॉन्ग जंप में रनवे की चौड़ाई होती है 1.22 टू 1.25 मीटर। लॉन्ग जंप में रन्स की लंबाई होती है 40 से 45 mm। लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई होती है 2.75 से 3 mm। लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है 20 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप में रनवे की खिलाड़ियों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लगा सकता है कितना? 2। होप स्टेप एंड जंप की स्पर्धा होती है तिरई कूद के लिए। खिलाड़ी द्वारा टेक ऑफ बोर्ड से जिस पैर से जंप लिया गया हो उसी एक पैर से लैंडिंग कहलाता है होप्स। खिलाड़ी द्वारा होप्स करते समय प्लास्टिंग लेग कहलाए हैं।
जिस पैर से टेक ऑफ बोर्ड से जंप लिया गया हो। खिलाड़ी द्वारा होप करते समय एक पैर जमीन पर आता है अतः उसे प्लास्टिंग लेग कहते हैं। दूसरा जो हवा में रहता है उसे कहते हैं स्लीपिंग लेग, स्लीपिंग लेग कहते हैं लेग। त्रिकूद में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 13 मीटर पर। त्रिकूद में महिलाओं के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 11 मीटर दूरी पर। पोले वोल्ट्स बांस कूद, पोले वोल्ट पोले वोल्ट पोल वोल्ट में क्या होता है? रनवे की लंबाई 40 से 45 मीटर होती है। पोले वोल्ट में क्रॉस बार को कम से कम बढ़ाया जा सकता है 5 सेंटीमीटर। पोल वोल्ट में क्रॉस बार की लंबाई होती है 4.5 मीटर। पोलो वोल्ट में क्रॉस बार का वजन होता है 2.25 kg। प्लेंटिंग बॉक्स नामक उपकरण का प्रयोग होता है पोल वोल्ट्स में। पोल वोल्ट्स क्रॉस बार हवा में अधिकतम झूल सकता है 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर झूल सकता है। आगे जाते हैं। 100 मीटर की दौड़ ट्रैक प्रतियोगिता, ट्रैक इवेंट्स। 100 मीटर दौड़ में पहले या द्वितीय स्थान के लिए टाई पड़ जाए तो हो सकता है दोनों को दोबारा दौड़ाना। दौड़ों में समय देखने के लिए जिस उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे सेकंड के किस हिस्से तक का समय बताता है? 1/100 भाग। अगर मैराथन की दौड़ का समय 2:51,493 में आए तो अंतिम रूप में समय होगी 2:51:50। टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम उपकरण को स्टार्ट कहते हैं। बंदूक के धुएं को देखकर, बंदूक की आग देखकर। किसी दौड़ को शुरू कराने के लिए स्टार्ट कमांड देती है। ऑन योर मार्क सेट, बंदूक की फायर। एक खिलाड़ी को स्टार लेने से ज़्यादा फाउल मिल सकता है। 1 हवा का कितना वेग होंगे पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है? 2 मीटर सेकंड से ज़्यादा। ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज को हवा का वेग नापने के लिए रखा जाता है। स्टार्ट से 1 मीटर पीछे और फिनिश से 50 मीटर पीछे। लंबी कूद व तिरई कूद में विंड गेज ऑपरेटर रखा जाता है ट्रैक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे। विंड गेज को कितनी ऊंचाई तथा पर ट्रैक एवं रनवे की साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? 1.22 मीटर ऊंची तथा 2 मीटर दूरी। 100 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है? 10 सेकंड का। 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 13 सेकंड के लिए। 200 मीटर की दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 10 सेकंड के लिए जाता है। कितने? 10 सेकंड के लिए। लंबी कूद तिरई कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 5 सेकंड के लिए। 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक पर स्टेडर्स कितनी निर्धारित होती है? 84.39 मीटर। हवा का वेग किन दौड़ों में मापा जाता है? 100, 200, 100, 110 मीटर में। IAAF ट्रैक एंड फील्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाता है 1 जनवरी को। IAAF का रिकॉर्ड के लिए एकल स्पर्धा में कम से कम खिलाड़ी होने चाहिए 3। IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए टीम स्पर्धा में कम से कम टीमें होनी चाहिए 2। यदि किसी खिलाड़ी को प्रोटेस्ट करना है तो परिणाम की घोषणा के कितने समय के पश्चात प्रोटेस्ट किया जा सकता है? 30 मिनट पश्चात। 100 मीटर 200 मीटर की पहली हिट
होने के बाद राउंड में दूसरी हिट या फाउल कितने समय पश्चात होगी? 45 मिनट पश्चात। कितने? 45 मिनट पश्चात। 400-800 मीटर दौड़ की पहली हिट होने के बाद राउंड में दूसरी हिट फाउल कितने समय पश्चात होगी? 90 मिनट। ऊंची कूद, लंबी कूद, तिरी कूद, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर तथा जेवलिन के खिलाड़ियों के नामों की घोषणा होने के पश्चात कितने समय में उन्हें संबंधित क्षेत्र अटेम्प्ट लेना होना पड़ता है? 1 मिनट में। पोल वॉल्ट की स्पर्धा में खिलाड़ियों के नामों की घोषणा के लिए पश्चात संबंधित क्षेत्र अटेम्प्ट लेनी समस्या 1.30 मिनट की होती है। अगर ऊंची कूद और पोल वॉल्ट के अंतिम पड़ाव पर 2 या 3 खिलाड़ी रह जाए तो उनके नाम की घोषणा कितने समय अंतराल के पश्चात उन्हें संबंधित क्षेत्र अटेम्प्ट लेना पड़ता है? ऊंची कूद 2 मिनट, पोल वॉल्ट 3 मिनट के लिए। ऊंची कूद व बांस कूद के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी रह जाए तो उनके नाम की घोषणा कितने समय अंतराल के पश्चात उसे संबंधित क्षेत्र अटेम्प्ट लेना पड़ता है? ऊंची कूद 5 मिनट, बांस कूद में 6 मिनट। ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी के जूते में ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइकल्स होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। सिंथेटिक ट्रैक पर ऊंची कूद तथा जेवलिन को छोड़कर अन्य स्पर्धाएं के लिए जूतों में स्पाइक्स की ज़्यादा से ज़्यादा कितने लंबी हो सकती है? 9 mm। सिंथेटिक ट्रैक पर ऊंची कूद तथा जेवलिन दोनों के लिए जूतों में स्पाइकल ज़्यादा से ज़्यादा कितने लंबे होते हैं? 12 mm। नॉन सिंथेटिक ट्रैक पर सभी स्पर्धाओं के लिए जूते के स्पाइकल कितने लंबे हो सकते हैं? 25 mm। शरीर के किस अंग के फिनिश लाइन को पार करने पर दौड़ खत्म मानी जाती है? टोर्सो के लिए। अगर टाइम कीपर की मुख्य 3 घड़ियों में से 2 घड़ियां का समय 3 घड़ी से मेल न खाता हो तो कौन सा समय लिया जाता है? 2 घड़ी का समय, जो 2 घड़ियों का समय। अगर 3 मुख्य टाइम कीपर की घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं तो कौन सा समय लिया जाएगा? 20 घड़ी का समय लिया जाएगा। 3 मुख्य घड़ियों में से एक घड़ी बंद हो जाए और अन्य 2 घड़ियां के समय अंतर हो तो कौन सा समय लिया जाएगा जिसका समय ज़्यादा हो? पुरुषों के लिए बाधा दौड़ होती है 110 और 400 मीटर। पुरुषों के लिए 110 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़, बाधाओं की संख्या होती है 10। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है 1.067। 110 बाधा दौड़ को और किस नाम से जाना जाता है? हाई हर्डल्स। 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर होती है? 13.72 मीटर पर होती है। 110 मीटर बाधा दौड़ की अंतिम या 10वीं बाधा फिनिश लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाती है? 14.2 मीटर पर रखी जाती है। आगे चलते हैं। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की आपस में कितनी दूरी होती है? 9.14 मीटर की दूरी होती है। मैराथन दौड़ में मैराथन से तात्पर्य यूनान में एक जगह का नाम। मैराथन दौड़ में किसकी याद में आयोजित की जाती है? फिडिपिडस। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर और हाफ मैराथन 26.300 नहीं है, पूरी मील में बताएगा 26.385 मील। किस ओलंपिक में प्रथम बार पैरालंपिक दौड़ 42.195 किलोमीटर की आयोजित की जाएगी? कौन से? 1908 के लंदन ओलंपिक में। मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर की मानकीकरण इस ओलंपिक में किया गया? 1920 के एंटवर्प में। मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर किसकी याद में की गई है? डॉरिंडो पेट्रिक में। ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए और टाई से के पहले 2 नियम के पश्चात भी टाई बनी रहे तो निर्णय
किस आधार पर लिया जाएगा? क्रॉस बार को 2 सेमी ऊंची कूद के लिए तथा 5 सेमी बांस कूद के लिए ऊपर कटाई दिए जाएंगे। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई होती है कितनी होती है? 0.914 मीटर होती है। 400 मीटर हर्डल दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर लगेगी? 45 मीटर पर। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में सभी बाधाओं में आपस में दूरी होती है 35 मीटर की। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम तथा 10वीं बाधा की अंतिम रेखा से कितनी पहले लगी? 40 मीटर। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है 0.840 मीटर। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी आगे रखी जाती है? 13 मीटर आगे रखी जाती है। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में सभी बाधा आपस में बराबर कितनी दूरी पर लगती हैं? 8.5 मीटर पर लगती है। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में अंतिम तथा 10वीं बाधा की अंतिम रेखा कितनी दूरी पर पहले होगी? 10.5 मीटर। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है 0.762 मीटर। 100, 110, 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं का भार होना चाहिए 10 kg। हर्डल्स की चौड़ाई होती है 1.18 से 1.20 मीटर। स्टेपल चेज दौड़ में कितनी दूरी होती है? 300 मीटर। पानी बाधा दौड़ को किस नाम से जानते हैं? स्टेपल चेज के नाम से जानते हैं। स्टेपल चेज रेस में स्टेपल नामक का अर्थ होता है पानी में भिगोना, सीधा खड़ा होना, डालना। स्टेपल चेज रेस में कुल कितनी पानी बाधाओं को पार करना पड़ता है? 7 बाधाओं को पार करते हैं। 7 बाधाओं को पार करना पड़ता है। स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी बाधाओं को छोड़कर पानी पार करना पड़ता? 28 बाधाओं। स्टीपल चेज रेस में बाधा की ऊंचाई होती है 0.14 मीटर। स्टीपल चेज रेस में बाधा की चौड़ाई होती है 9.96 मीटर। स्टीपल चेज की बाधा के ऊपरी हिस्से का माप होता है 12.7 × 12.7 सेमी। स्टीपल चेज दौड़ में बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र तक की लंबाई होती है 3.66 मीटर। स्टीपल चेज में दौड़ में पानी बाधा के अंतिम बाधा के पास पानी की गहराई होती है 70 सेमी। स्टीपल चेज दौड़ में पानी बाधा दौड़ के अंतर्गत पानी के बॉक्स की चौड़ाई होती है 3.66 मीटर। खेल वैज्ञानिकों के आधार पर 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल लेता है? 3 कदम के पश्चात उछाल लेता। कितने? 3 कदम के पश्चात उछाल लेता। आगे चलते हैं। खेल वैज्ञानिक के आधार पर 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल लेता है? 15 कदम के पश्चात। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में धावक लगभग बाधा के कितनी दूरी पर उछाल लेता है? 7.5 फीट पर। शॉट पुट स्पर्धा में शॉट पुट को लगभग किस कोण पर फेंका जाता है जिससे अधिकतम दूरी पर तय कर सकेगा? 60 डिग्री पर। जेवलिन स्पर्धा में जेवलिन को किस कोण पर फेंका जाता है जिससे अधिकतम दूरी तय की जाती है? 29 डिग्री पर। एथलेटिक्स के अंतर्गत किस सामूहिक स्पर्धा में 10 स्पर्धाएं होती है? डेकाथलॉन में। डेकाथलॉन प्रतियोगिता किस वर्ग के लिए होती है? पुरुषों के लिए। डेकाथलॉन में कितने दिन प्रतियोगिता? 2 दिन के लिए। डेकाथलॉन के प्रथम दिन कौन सी स्पर्धाएं आयोजित की जाती है? 100 और 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉट पुट। डेकाथलॉन दूसरे दिन कौन सी स्पर्धाएं होती है? 110, 1500 मीटर, डिस्क थ्रो, जेवलिन और पोल वोल्ट किए जाते हैं। महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली स्पर्धाएं हेप्टाथलॉन है। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन कितने दिन की होती है? 2 दिन की। हेप्टाथलॉन में प्रथम दिन होने वाली स्पर्धाएं 100 मीटर बाधा और 200 मीटर शॉट पुट
और हाई जंप। ये दूसरे दिन होने वाले महिला 800 मीटर, लॉन्ग जंप और जेवलिन। 100 मीटर बाद फराटा दौड़ में स्टार्ट लेने की कौन सी तकनीकी होती है? बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एगोगेटिक स्टार्ट। स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत कौन सी दौड़ आती है? 100, 200, 400। मिडल डिस्टेंस रेस के अंतर्गत कौन सी दौड़ आती है? 400 और 800। लॉन्ग डिस्टेंस की कौन सी दौड़ आती है? 5000, 10,000। 5000 और 10,000 आती है। आगे चलते हैं। एंकर रनर कहा जाता है रिले रेस के चौथे और आखिरी दावक को। एथलीट में सबसे दमखम वाली दौड़ जिसमें शारीरिक क्षमता के तीनों मुख्य कारक स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस समाहित रहते हैं। 400 मीटर। मिल्खा सिंह 400 मीटर में रोम ओलंपिक रिकॉर्ड में 45-73 सेकंड को किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा था? परमजीत सिंह 45.70 सेकंड में। वह प्रथम महिला ओलंपिक धावक जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते, जो कि 2 बच्चों की मां थी, फ्रांसिना ब्लेकर-स्क्वेर्स। ऐसी बक किस देश से संबंधित थे? अमेरिका से। वह ओलंपिक धावक जिसने 1936 में ओलंपिक की मशाल लेकर दौड़ शुरू की थी, कॉन्टेग्रिस। वह कौन सा ओलंपिक था जिसने मशाल दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम हिस्सा नहीं बनी? 1968 के मेक्सिको में। वह पहला ओलंपिक धावक जिसने प्रथम बार ओथ दिलाई, पेब्ले गेरिडो। भारत के बॉक्सर कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह के कोच का नाम है जयदेव बिष्ट। भारत के कुश्ती के खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार के कोच माना जाता है सतपाल सिंह। स्टीपलचेज के अंतर्गत बाधा का भार होता है 80 से 100 ग्राम। स्टीपलचेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो एक लेप कितने मीटर होगा? 390 मीटर होगा। स्टीपलचेज में अगर वाटर जंप बाहर हो तो एक लेप कितने मीटर का होगा? 410 मीटर का होगा। कितने? 410 मीटर। स्टीपलचेज दौड़ में वाटर जंप अंदर हो तो स्टार्ट फिनिश लाइन के कितने पीछे से होगी? 270 मीटर पीछे होगी। स्टीपलचेज दौड़ में वाटर जंप बाहर हो तो स्टार्ट फिनिश लाइन के कितने पीछे होगी? 130 मीटर होगी। स्टीपलचेज रेस में पहली बाधा फिनिश लाइन के कितने आगे लगती है? 10 मीटर। स्टीपलचेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो सभी बाधाओं के बीच आपस में बाहर कितनी दूरी रहेगी? 78 मीटर। स्टीपलचेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो सभी बाधाओं के बीच आपस में बराबर कितनी दूरी रहेगी? 82 मीटर की। स्टीपलचेज रेस में अगर वाटर जंप अंदर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितने पीछे रहेगी? 68 मीटर पीछे रहेगी। स्टीपलचेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो, अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितने पीछे रहेगी? 72 मीटर। स्प्रिंट स्टार्ट तथा किस नाम से जाना जाता है? क्रॉस स्टार्ट से। क्रॉस से तात्पर्य जिसमें शरीर के 4 अंग जमीन पर लग रहे हों। बुलेटिन स्टार्ट को किस नाम से जाना जाता है? बंच स्टार्ट से। बंच स्टार्ट के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। पूरा हो गया है।